नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और हम शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त चुनावों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर के साथ। बिहार में एनडीए में जो सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला है वो तैयार हो गया है। इंडिया टीवी को मिली खबर के मुताबिक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नवादा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। वो नवादा से ही मौजूदा सांसद हैं। एलजेपी ने मुंगेर की अपनी सीट जेडीयू को दे दी है। इसके बदले जेडीयू ने उसे बेगूसराय की सीट दी है। एनडीए ने अपनी 5 विनिंग सीट जेडीयू को दे दी है, यह खबर मिल रही है। दिल्ली से देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, गिरिराज सिंह अब नवादा से ही लड़ेंगे ये कहा जा रहा है और वो इस पर अड़े हुए थे कि वो वहीं से लड़ना चाहते हैं। ये मामला कैसे बना और बाकी सीटों को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, एलजेपी की तरफ से एक कोशिश थी कि मुंगेर जेडीयू को देने के बाद बगल की सीट जो नवादा है उसमें सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी जो कि मुंगेर के मौजूदा सांसद हैं उन्हें ये सीट दे दी जाए। लेकिन क्योंकि गिरिराज सिंह अड़ गए कि उन्हें नवादा सीट ही चाहिए, तो वैसी स्थिति में बीजेपी ने 2 शब्दों में बता दिया जेडीयू और एलजेपी नेताओं को कि जो केंद्रीय मंत्री जिस सीट पर जहाँ हैं वहीं से चुनाव लड़ेंगे। इस स्थिति में गिरिराज सिंह का नवादा से चुनाव लड़ना तय है। इसके अलावा जो 5 सिटिंग सीटें एनडीए की पिछले चुनाव में जो थी वो जेडीयू को दी गई है। जैसे आरएलएसपी की 3 सीट थी, जहानाबाद, काराकट और सीतामढ़ी, ये तीनों सीटें जेडीयू को दी गई है। इसके अलावा बीजेपी की जो 2 सिटिंग सीट है, एक औरंगाबाद, ये दोनों सीट भी जेडीयू को दिया गया है। इसके अलावा एलजेपी की जो जितनी जीती हुई सीटें हैं एलजेपी के पास है। अगर सीट वाइज बात करें तो वो नाम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जैसे नवादा, आरा, भागलपुर, बक्सर, गया, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पाटलिपुत्र, पटना साहिब, पूर्वी चंपारण, सारण, शिवहर, सिवान, उजियारपुर, सासाराम और महाराजगंज, ये सारी सीटें बीजेपी के खाते में है। दूसरी तरफ अगर जेडीयू की बात करें तो बांका, दरभंगा, गोपालगंज, औरंगाबाद, जहानाबाद, काराकाट, मधेपुरा, मुंगेर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, सुपौल, वाल्मीकिनगर, नालंदा, किशनगंज, झंझारपुर, कटिहार और अररिया, ये सारी सीटें जेडीयू के खेमे में रहेंगी। दिलचस्प यह है कि सीमांचल की सीटें, इसमें भागलपुर को अगर छोड़ दें तो सारी सीट जेडीयू उस पर चुनाव लड़ेगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि उन इलाकों में मुस्लिम वोट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उस लिहाज से वहाँ पर जेडीयू के ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। सिर्फ एक भागलपुर सीट है जो सिर्फ और सिर्फ शाहनवाज हुसैन के चलते जेडीयू ने छोड़ा है। अदरवाइज जेडीयू का दावा भागलपुर की सीट पे भी था। एलजेपी की बात करें तो हाजीपुर, जमुई, बेगूसराय, वैशाली, समस्तीपुर और खगड़िया, ये सीटें एलजेपी के खाते में दी गई है। इस फॉर्मूले पे कल रात मुहर लग गई है। अभी भूपेंद्र यादव के घर पे बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है जो इन सीटों पे उम्मीदवारों के नाम का चयन कर रहा है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र विस्तार से इस पूरी जानकारी के लिए। तो एनडीए के अंदर पहले सीट बंटवारे की बात हुई थी कि कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, अब कहां से लड़ेगा यह तय हो गया, बस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बच गया है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए देवेंद्र आपका। इस बीच बीजेपी से एक और बड़ी खबर यह कि दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में कल शाम 4 बजे चुनाव समिति की अहम बैठक होनी है और इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बड़ी बात यह है कि इस बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है कल। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी की यह पहली लिस्ट होगी जो सामने आ जाएगी। इस लिस्ट के साथ ही यह भी पता चल पाएगा कि 100 सीटों पर कौन कहां से चुनाव लड़ सकता है। जैसे अभी देवेंद्र बता रहे थे कि बिहार की स्थिति साफ हो गई है कि बीजेपी कहां से लड़ेगी। सहयोगियों से मन बन चुका है, बात हो चुकी है, तो अब वहां उम्मीदवार कौन होगा इसको लेकर भी चीजें सामने आ सकती हैं। और 100 सीटें देश के अलग अलग हिस्सों से जहां पर पहले चरण में शायद मतदान होना है वहां पर कौन उम्मीदवार हो सकता है उसकी बात सामने आ जाएगी कल शाम 4 बजे तक। तो ये बड़ी और अहम खबर जहां पर दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में ये बैठक होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में भी कल एक कोर कमेटी की बैठक हुई थी महाराष्ट्र सरकार की, जिसमें कहां से किसको उम्मीदवार बनाया जा सकता है इस पर चर्चा हुई। और ये लिस्ट जो है वो जो अहम नेता है, जो अध्यक्ष हैं और जो कोर कमेटी सेंटर की है यहां पर केंद्र दिल्ली में जो है बीजेपी की, उसको भेज दी गई थी। तो उसी के आधार पर अब शायद ये 100 नामों का ऐलान कल हो सकता है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, मायावती एक समय अपने सबसे बड़े दुश्मन रहे मुलायम के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार करेंगी। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, यूपी में 12 रैलियां मायावती और अखिलेश मिलकर करने जा रहे हैं और मुलायम सिंह यादव के लिए मायावती वोट मांगेंगी। गेस्ट हाउस कांड के बाद से मुलायम सिंह यादव मायावती के हिट लिस्ट में रहते हैं, बिल्कुल निशाने पर रहते हैं। लेकिन पहले तो मायावती ने वो तमाम बातें भुलाकर समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया और अब बड़ी खबर यह कि वो मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेंगी। 12 रैलियां मायावती और अखिलेश मिलकर करेंगे, जिसमें कि मुलायम सिंह यादव के लिए भी मायावती वोट मांगती दिखेंगी। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विशाल, ये एक और बड़ी खबर है कि मायावती मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेंगी। कहां पर यह रैली होगी, कब होगी, इसकी भी जानकारी है क्या?
बिल्कुल सुशांत, और कुछ देर पहले कुछ जानकारी मिली है, उसके मुताबिक 7 तारीख से महागठबंधन की जो रैलियां हैं उसकी शुरुआत हो जाएगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देवबंद से 8 तारीख को ज्वाइंट रैली होगी मेरठ में, 9 तारीख को ज्वाइंट रैली होगी नगीना में, और 19 अप्रैल को जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा इस गठबंधन के लिए, मायावती और अखिलेश यादव की ज्वाइंट रैली होगी मैनपुरी में, जहां से समाजवादी पार्टी के संघर्षक मुलायम सिंह यादव को इस बार प्रत्याशी बनाया गया है। पिछली बार मुलायम सिंह यादव आजमगढ़ से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार पार्टी ने उनको टिकट मैनपुरी दिया है, तो अपने आप में समझा जा सकता है और देखना खासा महत्वपूर्ण होगा कि मायावती किस तरीके से अपने धुर विरोधी रहे मुलायम सिंह यादव के लिए उनके ही गढ़ में 19 अप्रैल को मैनपुरी में अपने गठबंधन के साथी अखिलेश यादव के साथ, यानी कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र के साथ किस तरीके से वोट मांगती हैं। तो निश्चित तौर पर जो रैलियों का जो ज्वाइंट प्लान है वो आ गया है और उसमें 19 अप्रैल को रखा गया है मैनपुरी में ज्वाइंट रैली के लिए। पहले ये कहा गया था कि जो गेस्ट हाउस कांड था उसको सियासत के लिए मायावती ने साइड रख दिया और ये गठबंधन हुआ है, लेकिन अब मुलायम के लिए भी जिस तरीके से वो वोट मांगने जा रही हैं, ये साफ साफ दिखाता है कि वो बात अब बहुत पीछे छूट चुकी और सियासत में इस वक्त जरूरत है एक साथ आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने की, और इसके लिए मुलायम के लिए भी वोट मायावती मांगेंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर मुंबई ब्रिज हादसे की। मुंबई में फुटओवर ब्रिज को गिरे करीब 17 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि इस हादसे का असल गुनहगार कौन है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 32 जख्मी हैं। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हादसे वाली जगह पर पहुंचे। सीएम ने बीएमसी के कमिश्नर से शाम तक प्राइमरी जांच की रिपोर्ट मांगी, लेकिन इन सब के बीच पुल को लेकर जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो कहती है ये हादसा नहीं, हत्या है। हम 20 से ऊपर लोग नीचे थे, उस दरमियान जा रहे थे, कुछ लोग ऊपर से नीचे गिरे। तो ये ब्रिज किसने बनाया, इसको मेंटेन कौन कर रहा था, इसके पीछे कौन है, वो आ गया है। लोग नीचे दबे थे, कुछ लोग ऊपर गिरे हुए थे, भागदौड़ मची हुई थी, सब हैंग हो गए थे कि क्या हो गया अचानक। अरे इनको हॉस्पिटल पहुंचाओ यार। हॉस्पिटल। हादसे के करीब 15 घंटे बाद भी ये सवाल जस का तस बना हुआ है। जांच के लिए हाई लेवल टीम बनाकर चेहरा छिपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कई सुलगते सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं। जिस फुटओवर ब्रिज को सेफ्टी रिपोर्ट में पत्थर सा मजबूत बनाया गया था, वो रेत के टीले की तरह भरभरा कर जमीन पर आ गया। और फिर वो हुआ जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। मुंबई के सीएसटी स्टेशन और बीएमसी दफ्तर के बीच बने इस पुल का बड़ा हिस्सा 35 फीट ऊपर से जमीन पर आ गया। लोग मलबे के साथ नीचे गिर पड़े। शुरू से ही इंडिया टीवी आपको बताता रहा है कि इस ब्रिज का रिपेयर का काम हुआ था, और इसको यहाँ की फर्श देखकर आप समझ जाएंगे कि फर्श पूरी तरह मेंटेन्ड है। ये बगल की ग्रिल ये भी टूटी हुई थी, लेकिन इसे भी रिपेयर किया गया है। बावजूद इसके 1 साल पहले जिस फुटओवर ब्रिज का रिपेयर होता है उसका लेफ्ट साइड का ये हिस्सा गिरता है। सरकार इसे लापरवाही कहती है, लेकिन ये किसकी लापरवाही का नतीजा है ये अब तक साफ नहीं हुआ है। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि 3 बार इस पुल का सेफ्टी ऑडिट किया गया था, लेकिन इसके बाद भी अधिकारियों को यह पुल कमजोर नजर नहीं आया। बीएमसी में काम करने वाले छोटे बड़े अफसर रोजाना इस पुल से गुजरते थे, लेकिन पुल की खामियां नजर आई। क्या सिर्फ नाम का सरकारी ऑडिट हुआ? क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि कुछ दिन पहले ही इस पुल की रिपेयरिंग की गई? इसकी टाइल्स देखिए, इन्हें कुछ दिन पहले ही बदला गया। ये रेलिंग देखिए, इसे भी रिपेयरिंग के दौरान बदला गया। लेकिन ये सब कुछ एक दिखावा था, एक छलावा था, एक ऐसा छलावा जिसने लोगों की जिंदगी के साथ छल कर दिया। यहाँ से अगर आप नीचे देखेंगे तो एक बार ये आज भी आपको डर लगेगा। और जिस तरह की बात शुरू से ही इंडिया टीवी आपको बताता रहा है कि इस ब्रिज का रिपेयर का काम हुआ था, और इसको यहाँ की फर्श देखकर आप समझ जाएंगे
कि फर्श पूरी तरह मेंटेन्ड है। ये बगल की ग्रिल ये भी टूटी हुई थी, लेकिन इसे भी रिपेयर किया गया है। करीब 18 महीने पहले मुंबई में जब ऐसा ही एक हादसा हुआ था, उस वक्त सरकार ने सभी पुलों की जांच करने के आदेश दिए थे। उस वक्त जर्जर पुलों की फेहरिस्त में सोवर ब्रिज का नाम भी शामिल था। ये पहचान की जा चुकी थी कि ये पुल खतरे से भरा हुआ है। इसके लिए बाकायदा ऑडिट किया गया। ऑडिट के बाद इसकी रिपेयरिंग भी की गई। लेकिन पुल पर क्या काम हुआ, इसका अंजाम आपने देख लिया। मेरी जानकारी है, बीएमसी के ब्रिज है। 5 या 6 महीने पहले बीएमसी ने एक स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट मांगा। स्ट्रक्चरल ऑडिटर ने कहा कि ब्रिज में केवल माइनर रिपेयर्स की आवश्यकता है। वो स्ट्रक्चरल ऑडिटर ने भी लापरवाही दिखाई। जिन बीएमसी ऑफिसरों ने, रेलवे ऑफिसरों ने उस स्ट्रक्चरल ऑडिटर को अपॉइंट किया है, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की। गुरुवार की शाम 7:30 बजे जब इस पुल का फ्लोर गिरा तो सारे काम की पोल खुल गई। हद तो तब हो गई जब हादसे के बाद ब्लेम गेम शुरू हो गया। बीएमसी ने रेलवे की तरफ जिम्मेदारी खिसकाई तो रेलवे ने भी पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि बीएमसी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। हमारे अंडर में नहीं है, सही बात है। वो रास्ते पे, रोड पे ही क्रॉस करके जा रहा है तो बीएमसी का ही है, ये तो फाइनल हो चुका है। दुख इस बात का हो रहा है कि स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बाद में भी अगर ये ब्रिज कोलैप्स होता है तो ये बहुत इसमें गंभीर बात है। और अगर ऐसा कोई गलत स्ट्रक्चर ऑडिट करता है तो मुझे लगता है इनके ऊपर तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और माननीय मुख्यमंत्री जो करेंगे। अब उस बीएमसी का लेखा जोखा भी जान लीजिए जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार है। बीएमसी का साल 2018-19 का बजट 27,258 करोड़ का है। बीएमसी का बजट कई छोटे राज्यों से ज्यादा है। इतने भारी भरकम बजट वाली बीएमसी के अफसरों ने ही इस पुल की ऑडिट रिपोर्ट पर मुहर लगाई थी। उन्होंने ही इसे सुरक्षा का सर्टिफिकेट दिया और अब वो पल्ला झाड़ रहे हैं। What is the why you ask for a political issue here? Don't make it political. I told you. I'm staying in the municipal corporation. I am also. Then that's what I'm saying. I am not the authority. You are asking like you also. I am also supporting that. This should have been done. Okay, sir. How do I know what? आज एक और अहम खबर आई है न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च से, जहां 2 मस्जिदों में फायरिंग से दहशत फैल गई। यहां जुमे की नमाज के दौरान अल नूर और लिनवुड मस्जिद पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। इस हमले में 40 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग जख्मी हुए हैं। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त यह हमला हुआ उस समय बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी मस्जिद में मौजूद थे, लेकिन हमले में सभी खिलाड़ी बाल बाल बच गए। हमले के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर जान बचाने के लिए भागते भी नजर आए। फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ गई और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने फिलहाल 4 हमलावरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। हमले के बाद बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड का दौरा रद्द कर दिया है। इसके बाद कल न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच होने वाला तीसरा टेस्ट मैच भी रद्द हो गया है।